Hello everyone, welcome to Insarkari. Today we are taking up important articles of 28 January 2024. सोसाइटी और सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक विधान मंच, मतलब जो भी स्कीम्स है या फिर जो भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड कार्य है वो सभी एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि ई विधानसभा और डिजिटल संसद मंचों के माध्यम से, ताकि जो ई गवर्नेंस है उसको प्रमोट किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब हम विधायिका की छवि की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उनके संसदों पर कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं तथा किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे जरूरी है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उनको करने से पहले अपने व्यवहार के प्रति जिम्मेवार हो और नैतिकता के साथ अपना व्यवहार करें, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान की अखंडता के लिए नुकसानदायक ना हो। और नारी शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उनको महत्व देना, जैसे हमने देखा था कि 75 रिपब्लिक डे पर नारी शक्ति थीम रखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जब समाज में जो इशूज या फिर जो मुद्दे हैं उन पर काम करने की बात होती है, हम देखते हैं कि पद्म श्री, पद्म विभूषण दिए जाते हैं जो कि अपने किसी भी कार्य में इस तरह के काम करते हैं जो दूसरे व्यक्तियों को किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जी ने भी कहा था कि पहले व्यक्ति, फिर गरिमा, फिर न्याय। उसी तरह से जब हम बात करते हैं, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी जिसमें जितने भी लावारिस लाशें हैं उनको वो गरिमा के साथ उनका अंतिम संस्कार करती है और वो सारा खर्चा वो अपने ऊपर निभाते हैं, जिसके कारण उन्हें सोसाइटी में जो इश्यूज है, जैसे देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकती या फिर जो उस जगह पर नहीं जा सकती, उसके जैसे दुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूअसली उस काम को करती है। एक झगड़े में उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनके पिता उसकी वजह से कोमा में चली गई। खुद के ऊपर इतनी परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने इस कार्य को चुना और वह इसी को कर रही है। जब हम उनकी डिग्री की बात करते हैं तो उन्हें बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है। तो इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कष्ट से मुक्त होकर उन्होंने सोसाइटी के प्रति जिम्मेवार व्यवहार को अपनाया। न्यायमूर्ति ने, सत्र अदालत ने कहा गया है कि घरेलू हिंसा को हल्के में ना लिया जाए। जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो अधिनियम 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू हिंसा के शिकार जो भी केसेस हो गए उनको महीने के लिए एक प्रतिमासिक जो आय है वो भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से रह सके और अपना पालन पोषण कर सके। उसके लिए याचिका डाली गई थी कि इसको बंद किया जाए, तो उसके लिए जो न्यायमूर्ति है, उन्होंने कहा है कि वह याचिका महिलाओं के लिए है, ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके और स्वतंत्रता और मुक्ति के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वह क्रूरता है और इस तरह के व्यवहार सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। कल्प मेधा, प्राचीन धर्मों में कहा है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। न्याय धर्म यह कहता है नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी। औशिक। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है यहाँ पर कि आप अपने पर हाँ। विश्वास करिए। आप जो भी काम करते हैं, जैसे अगर अपने पर विश्वास नहीं होता दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको ऐसे जोड़ सकते हैं। तुम बोलो। हाँ, इस तरह से जोड़ सकते हैं। उसके अलावा ये भी देख सकते हैं, जब खुद पे विश्वास करने के बाद जो स्कीम चलाई जाती है या जो भी चीजें की जाती हैं वो तभी लागू हो पाती है और तभी जिन तक उनके बेनिफिट पहुंचने चाहिए वो पहुंच पाते हैं, जब उन पर खुद पर विश्वास होता है कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे स्तर से शुरू हुई हो, लेकिन उसको अंत तक ले जाने के लिए खुद पर विश्वास जरूरी है। यहाँ
हम देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की कि किस तरह से वो रटने की प्रक्रिया में लग गए हैं, कि कैसे जो रट्टा शब्द है उसको एक इस तरह से बैठा दिया गया है कि पढ़ने का अर्थ रटना ही है। लेकिन उस छवि को किस तरह से बदला जाए, या फिर किस तरह से एक नई नीति को अपनाया जाए ताकि जो समाज है, जो विद्यार्थी है, उनमें उनकी बुद्धि का विकास हो, और साथ साथ और तार्किक सोच का भी निर्माण हो। दोबारा पढ़ना, जब हम देखते हैं कि एक ही चीज को रटने की आदत डाल दी जाती है तो उसी को रटते रहते हैं, लेकिन उन शब्दों को समझना, उनके अर्थ पर गौर करना और उन्हें फिर से रिकॉल करना, इसके माध्यम से हम उन चीजों को और अच्छे से सीख सकते हैं और वो हमारी याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम देखते हैं कि काफी बार कोई भी नई बुक पढ़ते हैं तो उसमें सारी बुक कोई लाइन कर देते हैं, तो उसकी जगह उस बुक को शांति से पढ़ा जाए, फिर दूसरी बार पढ़ने में हम उसको निशान लगा सकते हैं ताकि जो चीजें महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रहे। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना के पढ़ाई की जाए ताकि उन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें जो जहां पर होनी चाहिए उस वस्तु को फिक्स किया जा सके। नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है कि विद्यार्थी इतने ज्यादा नोट्स बना लेते हैं कि वह उनको पढ़ भी नहीं पाते, तो उसके लिए बहुत छोटे शब्दों का, इंपॉर्टेंट शब्दों को ही नोट किया जाए ताकि जिस समय हम उनको पढ़ रहे हैं हमारी जो बुद्धि है उस पर जोर पड़े और हम उसको अच्छे से रिकॉल कर पाए। वही पढ़ने का सही तरीका है। तो इन चीजों को हम अपनाकर जो रटने की प्रक्रिया है उससे मुक्त हो सकते हैं। कौशिक, आपको कुछ बोलना है नहीं, आगे जा सकते। निराशा में खोजे आशा। जब हम निराशा की बात करते हैं तो वो किसी भी कारणवश हो सकती है। एक भाव है जो मनुष्य के अंदर आता है, हो सकता है कि किसी चीज को निरंतर करते रहने की वजह से सफलता ना मिली हो, इस वजह से हो, या बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हो, या किसी व्यक्ति से निराश होने की वजह से हो। तो निराशा किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का को बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपने और दूसरों व्यक्ति के जो भाव है उनको समझने में सक्षम हो। उसके अलावा हम आशावादी रह सकते हैं, हमेशा होपफुल रह सकते हैं कि हाँ ये चीज इस तरह से हुई है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव चीजों को खोज सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो। उसके अलावा योग को अपना सकते हैं ताकि जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो भी बढ़े और योग का अभ्यास भी रहे। भावनाओं को अपने अंदर दबाने की बजाय शेयर कर सकते हैं ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। छोटे छोटे विश्राम लिए जा सकते हैं लंबे काम के बीच में, और अपने जीवन को इस तरह से देखा जा सकता है कि जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको चुनाव किया जाए, लेकिन जो अनिवार्य नहीं है उनको छोड़ा जाए ताकि जो हमारी जीवन शैली है वो सरल बने, लचीला बन सकते हैं। क्योंकि किस प्रकार की घटना किस समय पर घटित होगी इसका पर हमारा कोई नहीं देख सकते हम कि किस तरह से होगा, लेकिन उसको अपनाने की और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करने की प्रवृत्ति हम अपने अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा यथार्थवाद में रह सकते हैं। यथार्थवाद, रियलिज्म की जो है जैसा है उसको अपनाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना। दिव्या दी, इसमें हाँ। लिखा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना? हाँ। तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं हाँ। किस तरीके से? उसके लिए कि हम कैसी परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारा कैसा व्यवहार होगा। उसको जानने के बाद उन परिस्थितियों में अलग तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसे सुनने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकते हैं ताकि जो उसका पहलू है वो भी जाना जा सके, थोड़े और सरल बना सकते हैं, सहज बन सकते हैं ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे साथ अपने विषय को शेयर करने में बाध्य फील ना करे कि इसके साथ शेयर किया जाए या ना किया जाए। अलग अलग परिस्थिति को जरूरी नहीं है सिर्फ अपनी लाइफ से सीखा जाए, दूसरों की लाइफ से भी सीख सकते हैं कि हाँ इस तरह से व्यवहार करने से हमारा ये नुकसान हो गया, ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। गुस्से के टाइम जरूरी नहीं है गुस्सा ही करना, 2 मिनट शांत होकर सोचा जा सकता है कि किस तरह से व्यवहार किया जाए, तो उससे जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो विकसित होगी हमारी धीरे धीरे। हम थैंक यू बोल दिव्या। सकते हैं कि पॉजिटिव रह के एंड अपने सेल्फ अवेयर रह के हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। जब विकसित भारत की बात करते थे हमने देखा है कि
हर घर नल की बात की जाती है, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, इसमें है कि मोर देन 13.5 करोड़ हाउस होल्ड हैव द टैप वाटर कनेक्शन। ये रूरल एरियाज के लिए ये डिस्कस किया था हमने, उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि शुद्ध जल प्रोवाइड करवाया जाए सभी के लिए। प्रीति रजक जी है, जिन्हें जो कि फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है आर्मी में। ये इन्होंने एशियन गेम में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वहाँ देख सकते हैं कि हेल्थ फील्ड में हमें वुमेन की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है, इसरो में भी, आर्मी में भी, सीआरपीएफ में भी, और अन्य जितनी भी फील्ड है हम सभी जगह देखते हैं कि किस तरह से उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो उस चीज को देखा जा सकता है। फिर ना पॉलिटी एंड दिव्य पॉलिटी एंड आईआर पे आप कर लो, अभी मानसी नहीं है। We can start from here. Economics. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कोलैबोरेशन इज अ मस्ट, जो कि हम कर रहे हैं फेसलेस असेसमेंट से, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी से, देन सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड एईओ। I can continue. For reaching $5 trillion economy in GDP, what should be what must be done? First of all, there should be less expenditure on logistic in India. For decreasing the logistic cost, several mechanisms have been mm, established by the government. For example, faceless assessment in tax, CBDT, Center Board Direct Taxes, direct boat delivery, single window clearance for the e-governance, for the effective, efficient matter of checking and regulatory mechanism in the port. AEO क्या है? तो I think AEO is kindly search AEO scheme. तो इतने सारे एरियाज है, तो वी कैन it is important in GS पेपर 3 पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जहाँ पर एयरपोर्ट एनर्जी वहाँ पर लिख सकते हैं। फेसलेस असेसमेंट, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एईओ स्कीम। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, थैंक यू। Every partner needs to collaborate for India to become third largest economy by FY28. India will become economy of $7 trillion by FY28, and for that, there is this need to collaboration between the different agency, between different part of the government department, and we discussed ki how the initiative has been taken. For example, faceless assessment, direct port delivery, AEO, single window clearance. It is based on the principle of सबका साथ सबका विकास। तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और एक लीड्स रिपोर्ट इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालते हैं। इन लीड्स रिपोर्ट फर्स्ट रैंक इज तमिलनाडु, देन गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा इन मैटर ऑफ लॉजिस्टिक। लीड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक ओवरऑल है इन द कस्टम इट हैज इंक्रीज टू 47 स्पॉट है, एंड इट विल इंक्रीज विथ टेकिंग ऑफ दीज इनिशिएटिव। तो हम लोग कस्टम इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे कैसे ईज ऑफ करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे प्रमोट किया जाए। तो कस्टम 2.0
Wait, taking Asia Pacific business found to triple spend on generative AI 2024. China is the leading region. Is your insurance enough to cover mental health? Mental Health Act 2017 talks about various types of problems which can be considered under mental health. First, depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, OCD. But the problem is, although they are included under the insurance, but who will decide? The doctors or medical practitioner, who will decide that the patient is a borderline OCD और OCD? जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ होने के बाद ही मेंटल होता है ऑफिशियली बाय द हॉस्पिटल। हो सकता है कि आप जोन में जा रहे हो, डिप्रेशन के जोन में जा रहे हो, तो वो कैसे कवर अप होगा? तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, लोग के अंदर में अवेयरनेस नहीं है विथ रिगार्डिंग टू इंश्योरेंस ऑन द मेंटल हेल्थ। तीसरा, देयर इज लेस number of psychiatrists and facilities for tackling the mental health situation in country. Overall, 13% population have some kind of mental health disorder, illness in their life. किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, न्यूरोटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। फॉर दैट इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस के बाद ही आपका जो ओवरऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, क्योंकि बीपीएल परिवार के लिए पीएमजे तो है ही, दैट इज कवरिंग 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर, अप टू 10 करोड़ फैमिलीज। लेकिन जो मिडिल मध्यम वर्ग है और फिर रिच सेक्शन सोसाइटी, उनका कैसे कवर अप हो मेंटल हेल्थ के अंदर में? दैट इज वाई इंश्योरेंस पॉलिसी नीडेड। तो लिखा है कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस टू गेट द पॉलिसी। प्री एग्जिस्टिंग, पहले से। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 बात करता है कि कवरेज कैनॉट बी डिफाइंड, कैनॉट बी डिनाइड, एंड मेनी पेशेंट वांट टू कीप साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन ऑफ द बुक, क्योंकि वो डर लगता है उनको कि अगर पता चल सकता है, हो सकता है वो नौकरी से निकाल दिया जाए, हो सकता है कि उनके ऊपर में अनसाउंड माइंड के हिसाब से डिस्चार्ज किया जाए, जो एमपी में भी है ना। तो इसलिए वो छुप के मिलता है। तो एक तरह से स्टिग्मा है रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ इन इंडिया। तो एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए। नो पॉलिसी कवर्स टॉक अबाउट थेरेपी। पॉलिसी बात करता है सर्जरी के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, लेकिन थेरेपी, थेरेपी इसके अंडर में नहीं आते। थेरेपी मतलब फीस का कॉस्ट, बाकी सब। तो और भी एरियाज है, फॉर एग्जांपल स्किल्ड नर्सेस और असिस्टेंट और नॉन स्किल्ड पीपल का कमी है इंडिया में। मोस्ट पेशेंट नीड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट for both psychologically and pharmacologically treatment, but get no help at this stage. So overall 3 to 4 areas we have discussed. What is Ladakh's demand on Gilgit Baltistan? Ladakh is a UT without legislature. Kargil and Leh दो डिस्ट्रिक्ट है। Kargil is a Shia majority district. It is talking about merging with Kashmir, whereas Leh is a Buddhist majority district. It wanted different autonomy. It wanted autonomy just like Article 371 under Indian Constitution. It wants reservation for the jobs, land rights, preservation of their culture, heritage, and language to be in part of the 8th schedule of the Indian Constitution. And other जो 6th schedule के अंदर में काउंसिल बनते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल, वो भी चाहते। फॉर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें उनको ज्यादा एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए विद रिगार्डिंग टू द एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द टूरिज्म पर्पसेस ऑफ ए लोकल लैंड। और वो एक और एक चीज डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग कि उनको क्यों मिलना चाहिए यूटी, अलग से क्यों होना चाहिए लेक, क्योंकि इट इज अ वाटर सेंसिटिव जोन एंड सेकंड प्रिस्टीन इन्वायरमेंट, उसको कंजर्व करने के लिए। They are also demanding for the separate Ladakh Public Service Commission for the recruitment of the jobs.
ऐसे यूपीएससी बीपीएससी वैसी लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द लद्दाखीज ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस जॉब. So this is a issue between the Ladakh demand on the Gilgit Baltistan. Gilgit Baltistan is a POK. POK अंदर में दो है, गिलगित बाल्टिस्तान नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ में आजाद कश्मीर. वो आजाद बोलते हैं, हम लोग पीओके बोलते हैं. India and France we discussed yesterday in different aspect. जो relationship India and France is convergence, strategic autonomy, defense, health, tourism, UNSC membership, NSG, multilateral institution, NSG, MTCR, etc. Stand on terrorism, Indo-Pacific region and collaboration, critical technologies, space. ये सब एरिया में there is a healthy trend towards the more and more syncretic relationship between India and France. Apart from that, right now, India and France have agreed on joint surveillance. वहाँ के जो GGIN है और यहाँ के NSG है, उनके बीच में भी एक तरह से कोलैबोरेशन होगा फॉर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन. Violating House rules a concern. Prime Minister said that parties support members who break rules in legislative bodies. Unparliamentary conduct और उसके हिसाब से 146 MPs had been suspended in लोकसभा. और वो दिखाते हैं कि there is not a healthy trend in the parliament regarding to debate and discussion in a very parliamentary manner. तो जो भी एक्शन लिया जाता है इट इज अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल बुक. रूल्स कमेटी होते हैं जो लोकसभा में होता है, राज्यसभा में स्पेसिफिक होता है, वो बनाते हैं रूल्स, एंड स्पीकर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी दैट टेक्स डिसीजन ऑन दिस मैटर रिगार्डिंग द प्रिविलेजेस, रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कंडक्ट इन द पार्लियामेंट. Idea of nation and women's place in it. Miss Pushpa Mala explore the ubiquitous symbol of Mother India. The 19th century में मदर इंडिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में, और उनके बाद फिर राजा रवि वर्मा और बाकी जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे उन्होंने डायरेक्शन दिया था ओवरऑल पेंटिंग मदर इंडिया का. दैट सिग्निफाइज द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द प्यूरिटी ऑफ द लैंड एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द लैंड फ्रॉम लास्ट 5,000 ईयर्स. तो वहां से बात होता है तो क्वेश्चन अरोज कि मदर इंडिया में अधिकतर बात करते हैं मेल, लेकिन विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर में. तो वहां से 19 to 20th century there was increased women representation, and by Gandhian movement there was a large amount of participation by the females of the upper caste, lower caste and middle class, हर एक रिलीजियस. वहां से फिर वोटिंग राइट्स मिला 1919 35 में उन्हें इंक्रीज पार्टिसिपेशन हुआ, और 47 के बाद से जो ओवरऑल राइट्स है उनका स्टार्ट हुआ. हिंदू कोड ऑफ मैरिज से लेकर के फिर मैटरनिटी राइट्स, बाद में एज ऑफ मैरिज, वोटिंग राइट्स, सब चीज. तो आइडिया ऑफ नेशन विमेन प्लेस इन इट ऐसे बोलो. On the long road to 1947, Gandhi, Bose and others. सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी. टीएम तमिलनाडु गवर्नर RN रवि बोलते हैं कि इट वाज सुभाष चंद्र बोस, नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी हु शुड बी क्रेडिटेड फॉर द कंपेलिंग द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इन 1947. तो इन माय ओपिनियन both have given their service to the country in different manner. Subhash Chandra Bose ideology was
direct military intervention, uprising from the common people, and use of strategic alliance like Germany, Japan to drive out Britishers from India. महात्मा गांधी का रोल डिफरेंट था. He talked about integration of society. Then he talked about the mass movement that will compel the Britisher to leave India. दोनों कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था, लेकिन उनका जो गोल था सेम ही था, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो हम ऐसे एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इसमें बात है, ब्रिटिशर एक्सेसेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हेल्प्ड कैटलाइज अ नेशनल अपसर्ज. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ वेरी यूनिक मूवमेंट. इट वाज अ national upsurge. And 9th August 1942, when all the leaders, top echelon of the Indian National Congress was arrested. And after that, the people in Bombay, Kolkata, Delhi approached without any help from the top leadership. It was a spontaneous movement, spontaneous rebellion. Britishers were very terrified that people are taking laws in their own hand. And that is why they resorted to violence in 1942. And slowly, with the increase of influence of the Subhash Chandra Bose on the POW, Indian POW in Singapore, Thailand, and Japan, etc., under the Japanese occupation, there was propaganda going on by the INA force, Indian National Army Force. And after that, when the war ended in 1945, the Britishers tried to portray the INA soldier as a traitor. That is why there was a rebellious attitude among the people of India regarding the INA trial 1945, RIN trial, Royal Indian Navy trial, Royal Indian Navy revolt 1946 February. And that is why post-war British success during the Quit India movement helped catalyze a national upsurge. National upsurge उस समय होता है, that lead to the culmination of the 1947 expulsion of the Britishers. तो यहाँ दिया हुआ है कि हाउस अरेस्ट, Bose met Hitler, Goebbels, Germany. Goebbels was Minister of Propaganda. Hitler was a Chancellor. PM हदीके तोजो जापान से मिले. 43 में उन्होंने चार्ज लिया INA का. और उसके बाद 12,000 men joined. 50,000 strong force it became. After the Imphal battle, the Japanese retreated from the region. और बहुत सारे INA के जो लोग थे, it was they surrendered to the Britisher. और उन पर ट्रायल हुआ था. तो रेड फोर्ट ट्रायल held in 1945, 1946 unleashed a major nationalist sentiment. All the Congress Party members, supporters, and even the Muslim League leaders, they supported the INA veterans. तो फिर रॉयल एयर फोर्स 1946, RIN रिवोल्ट 1946 फरवरी, ये बात कर लिया. उसके बाद ही दिखाता है कि लास्ट पावर स्ट्रक्चर which Britisher had a 100% trust, that was armed forces. It was also breached by the nationalistic sentiment of the common people. तो पावर स्ट्रक्चर जो होता है इसको मेंटेन किया जाता है. तो पावर स्ट्रक्चर में से पहला इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी, लोकल एलिट्स, जुडिशरी, लॉज, जुडिशरी, फिर पुलिस, और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस. तो धीरे धीरे सब जगह इंडियनाइजेशन हो रहा था 1919, 20s, 30s. लास्ट में वो भी खत्म हो गया आर्म फोर्सेस में, इसलिए उनको जाना पड़ा. तो सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओवरऑल मेरा ये पॉइंट. रिगार्डिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, WTO, India alleges the WTO that it is supporting the Western narrative, Western form hegemony, Western dominance, because WTO is a panel, the WTO dispute resolution panel, dispute settlement body. Nomination is mostly filed by the Western countries. And secondly, कि उनका जो नॉमिनेशन का पैटर्न होता है वो भी एक वेस्टर्न
फॉर्म के हिसाब से होता है। दैट इज वाई देयर इज नीड फॉर द रिफॉर्म इन द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, बिकॉज सेट स्टैंडर्ड ऑन द फाइटोसैनिटरी मेजर्स से लेकर के बाकी जो लेबर कोड सब वेस्टर्न डोमिनेट है सब। इसी कारण डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज को दिक्कत होता है जीतना केसेस WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में। तो अभी वैकेंसी भी था उसमें, वैकेंसी क्यों किया जाता है, एक तरह से नॉमिनेट क्यों नहीं किया जाता है, so that no developing countries and underdeveloped countries can go to dispute settlement body and file case against the developed countries। तो इसलिए वो वैकेंसी रहता है। Appellate body is the apex institution for adjudicating the trade dispute। तो lack of functional appellate body is a concerning to the global trade। functional नहीं है। Developed countries are turning inward by introduction of the several environmental related trade measures such as carbon tax। इसलिए एपलेट बॉडी जरूरी होता है, उसमें भी एक तरह से रिफॉर्म चाहिए। यही है सर। और सिंह भैया रिफॉर्म्स में और क्या क्या हो सकता है, मतलब मेनली? रिफॉर्म में WTO का सिर्फ बात करना है तो, क्योंकि बाकी जगह में तो ऐसा है कि IMF में भी देर इज ए वर्चुअल वीटो ऑफ द US। 16% कुछ वोट है उनके पास, मानसी की करेक्ट, उसके बिना आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। 85% के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए होता है IMF में। वैसे ही WTO के अंदर में भी रिफॉर्म चाहिए, जैसे इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन, जो मेंबरशिप है, जो प्रेसिडेंट बनेंगे सब चीज, वो ग्लोबल साउथ से भी आना चाहिए। क्योंकि आप बोले ना कि देयर इज ए लैक ऑफ फंक्शनल एपलेट बॉडी, ये क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कार्बन रिलेटेड टैक्स अगर लगेगा इंडिया पर, इंडिया जाएगा फाइल करेगा उसके अगेंस्ट में। जब बॉडी ही नहीं रहेगा तो डिसीजन क्या कैसे करेंगे, कैसे देंगे? इसलिए वो चाहते हैं कि ये सब फंक्शनल नहीं रहे ओवरऑल। वायरल वर्ल्ड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, टॉक्सिक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। आई एम मिस इन्फॉर्म्ड, गलत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जबरदस्ती मुझे पता है गलत इन्फॉर्मेशन, तभी मैं स्प्रेड करूं, तो डिस इन्फॉर्मेशन हो गया। हाउ टू कॉम्बैट डिस इन्फॉर्मेशन ऑन बिगर प्लेटफॉर्म, मेटा, गूगल, इवन एक्स। तो एक एग्जाम्पल है एक्स में, ट्विटर में कम्युनिटी नोट्स है, अगर कोई देखोगे तो कम्युनिटी नोट्स इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ फैक्ट चेकिंग द स्पेसिफिक न्यूज आर्टिकल। तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया, PIB फैक्ट चेक हो गया, या फिर इंडिया टुडे फैक्ट चेक हो गया, या फिर कोलैबोरेशन बिटवीन द फैक्ट चेक एजेंसीज एंड आल्सो द जो बिग डेटा, बिग टेक, उनके साथ कर सकते हैं। दूसरा, इफ देयर इज अ वेरी हार्मफुल डिसइंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग propelled by the various agencies, there then can be a penalized action। फर्स्ट है कि बैन किया जा सकता है, या उन्हें ड्यू प्रोसेस के अंदर में उनको उस अकाउंट को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, वो सब मेजर्स लिया सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप डिस इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो फैक्ट चेक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कर सकते हैं। तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड पॉज फंडिंग फॉर द UN एजेंसी इन गाजा, UNRWA। इट वर्क्स ऑन द फॉर द पैलेस्टीनियन cause। So all these agencies have said that their employees were involved in the cross border attack। कौन कौन? जो वेस्टर्न कंट्रीज है, US, इजराइल एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दे हैव पॉज द फंडिंग। बोले कि UNRWA में जो पैलेस्टीनियन पीपल थे, दे वर पार्ट ऑफ द क्रॉस बॉर्डर अटैक ऑन 7 October 2023, whereas the Palestinian Foreign Ministry have criticized that UNRWA is a relief organization body। It works for the Palestinian cause, Palestinian refugees, their people। It provides them relief material, foods and first aid during the crisis। और जो इंफॉर्मेशन है एक तरह से जायोनिस्ट की तरफ से मिला, तो ये गलत है। तो मेरा स्टैंड ये है
कि रिगार्डिंग UNRWA तो बहुत सारे लोग जेन्युइनली पार्टिसिपेट किए इन द क्रॉस बॉर्डर अटैक। तो UNRWA का जो ब्रांड वैल्यू उसको मेंटेन करने there should be some form of strict action against those people who have participated in an attack, and UNRWA should be expanded to other countries as well rather than only for the Palestinian cause. It is a relief working agency नाम में, लेकिन पैलेस्टीनियन